मतलब हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी मच क्लियर विथ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाला जो पैराग्राफ है वो पूरा याद हो गया? कितने लोगों को याद हो गया? हाथ ऊपर करो। तुम्हें याद नहीं हुआ? आई कार्ड याद नहीं हुआ? क्यों? खड़े हो जा, स्टैंड अप। क्यों याद नहीं हुआ? अरे कुछ तो वजह होगी ना, दिमाग काम नहीं करता, तारे ज़मीन पे, क्या है? बैठो, फिर से हाथ ऊपर करो। कितने लोगों को याद नहीं हुआ? अच्छा, याद हो गया वाले हाथ ऊपर करो। तेरे को याद नहीं हुआ क्या? क्यों? नया है तू? अच्छा, नए वाले नहीं पूछ रहे। नया आई कार्ड कैसे तेरे पास? फिर नए वालों को भी आई कार्ड मिल गया क्या? तुम भी नहीं हो क्या? बाजू वाली तुम नहीं हो? तो बातें मत करना अम्मा। बाहर हका लूंगा मैं अभी सबके सामने, अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, मुझे लगता है कि याद हो जाना चाहिए था सब लोगों को, बिकॉज कल मैंने फिर से रिवीजन करके दिया था। और अगर फिर भी याद नहीं हुआ तो मतलब ठीक है, देखते अब। यहाँ देखो सब, हम डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने क्या कहा था तुम्हें कि देखो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला। कंस्ट्रिक्शन मतलब समझते हो? कॉन्ट्रैक्शन करो और रिलैक्सेशन करो, तो ये रिलैक्सेशन हुआ ना, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से वर्ड बनता है कंस्ट्रिक्शन, समझ गए? अब इसका मतलब ये है कि ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल को यहाँ से प्रेशर करके ऐसे दबा दिया जाए, ठीक है? अब ये कंस्ट्रिक्ट हो गई, कुछ समझा? अब देखो आगे, अब मैं वैसो की जगह पे कंस्ट्रिक्टर रहने देता हूं, मैं ब्रोंको लगा देता हूं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। अब क्या हुआ? जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो गए। अब इमेजिन करो कि ये जो है ना, ये ऐसे ट्रकिया है, ये क्या था? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या था फिर? अच्छा, ये क्या था? सेकेंडरी। ये क्या था फिर? तो इन सब पाइपलाइन में क्या ये पाइपलाइन एयर पाइप है? क्या ये विंड पाइप है? अब इससे ही तुम इनहेल करते हो, इसी से तुम एक्सहेल करते हो। अब इमेजिन करो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब ये पाइप को पकड़ के ऐसे कोई दबा देगा। तो इमेजिन करो तुमने इनहेल तो किए लेकिन अब एक्सहेल नहीं कर पा रहे हो। क्या इमेजिन कर पा रहे हो तुम? कुछ समझा? मतलब ये पाइप को पकड़ के ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कौन करेगा? हिस्टामाइन। कौन करेगा? हिस्टामाइन एक केमिकल का नाम है। क्या नाम है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक केमिकल का नाम है। जो हिस्टामाइन क्या करता है? इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए हिस्टामाइन को हम क्या बोलेंगे? समझा? अच्छा एक मिनट, हाँ, यही केमिकल को अगर मैं ब्लड वेसल के ऊपर डालूं तो क्या ब्लड वेसल को भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? नहीं। हमने नाम क्या लिखे?
हमने वैसोकंस्ट्रिक्टर लिखे क्या? हाँ, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं दूसरा केमिकल लेता हूं सेरोटोनिन, वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर नहीं है। तो फिर हिस्टामाइन ब्लड वेसल के ऊपर क्या करेगा? ये वैसोडाइलेटर है। डायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को, उसकी ल्यूमेन को बढ़ाएगा, उसकी चौड़ाई को ये बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? एक है कि उसकी ल्यूमेन को कम करने वाला कंस्ट्रिक्टर, एक है बढ़ाने वाला डायलेटर। कुछ समझ में आया? ओके, इसका मतलब अलग अलग केमिकल का इफेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। ओके, तो ये है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, है ना? ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, जिसके ऊपर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा कौन? अब इसका तो नाम ही नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो, क्योंकि दूसरे चैप्टर में लिखा है, ये एक अलग कहानी होती। ध्यान से सुन लो। अब आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो जैसे मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ब्रीदिंग, ये अभी 100% समझ ही नहीं सकता। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं समझ सकता? हम बहुत मेहनत करेंगे ना, कितनी भी मेहनत कर लो 100% नहीं समझ सकता, बिकॉज उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो तुम्हें कहाँ समझेंगे? एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो तब ये समझेगा, फिर बाकी चीज़ें कहाँ समझेगी? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। इसका मतलब हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। कुछ समझ आ रहा है? इसलिए तो जो 100% लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो तो पूरा पढ़ने के बाद ही होगी, लेकिन एटलीस्ट अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो याद करोगे ना? यस सर करो, बस तुम याद मत करो। तो कौन सी पहली डिसीज पढ़ रहे हैं हम? आस्थमा। ओके, आस्थमा पढ़ रहे थे ना इसको। अब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा था, जिसकी वजह से वीजिंग हो रही थी। वीजिंग वर्ड याद रहेगा? वीजिंग वर्ड याद रहेगा? ठीक है, वीजिंग क्यों हो रही थी? डिफिकल्टी क्यों हो रही थी? बिकॉज इन्फ्लामेशन हो गया था। कहाँ हुआ था इन्फ्लामेशन? अब ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हुआ था? कोई भी एलर्जन की वजह से। एलर्जन किसको बोलते हैं? जिससे क्या होती है? कुछ समझा? तो अस्थमा कोई बैक्टीरिया से होता क्या? वायरस से होता? फंगस से होता? फिर किससे होता है? मतलब ऐसा कोई, देखो एलर्जी क्या होती है, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ पैथोजेनिक नहीं है, वो उसकी बॉडी को लग रहा है कि वो पैथोजेनिक है, मतलब उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है। यस और नो? हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स समझते हो? हमारी बॉडी का बाहर के सब्सटेंस के ऊपर अटैक करना, उसको बोलते हैं हम इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप लोगों की बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, वो ओरिजिनल बैक्टीरिया आया, वायरस आया, वायरॉइड, ट्रायंस, ऐसे कोई भी ऐसी चीज आई तो एक्टिवेट होता है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, धूल मिट्टी जा रही है अंदर, तो कुछ होता क्या? कुछ भी नहीं होता। तुम बाइक से जा रहे हो, सामने वाला ट्रक जो है जा रहा है तो पीछे धूल उड़ती है ना, तो तुम बीमार हो जाते कुत्ते में। हालांकि वो सारे पार्टिकल्स तुम्हारे लंग्स में जा रहे हैं, एक्चुअली लंग्स में तो नहीं जा रहे, पहले वो ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ता क्या? इसका मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है क्या अस्थमा पेशेंट की जैसा? समझ में आया? अगर वो अस्थमा पेशेंट रहा तो उसको छोटी मोटी चीजों से भी एलर्जी हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? यस। क्या यहां तक ठीक है? अस्थमा याद हो गया? तो इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो गया था? एलर्जन। याद रहेगा? और जो मैंने एक्स्ट्रा का बताया वो भी याद रहेगा कि इसके अंदर क्या हो जाता है, एस्थमिक अटैक जब आता है तो ब्रोंकस जो है, ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना? अब वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो गए तो हम इनहेल एक्सहेल नहीं कर सकते ना, मतलब सांस अटक जाएगी। अब उसकी वो किसकी वजह से हुआ? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन था ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, समझे? तो जो फुसफुस होता है ना, थोड़ी देर में मतलब ठीक हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसमें
एंटीहिस्टामिनेज होता है। मतलब जैसे ही वो पर्टिकुलर पेशेंट वो अपना पंप लेता है और ऐसे दबा के उसको जैसे ही वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डालता है तो वहाँ से हिस्टामाइन को मारने के लिए एंटीहिस्टामिनेज आ गया, तो हिस्टामिन निकल जाता है। हिस्टामिन निकल जाएगा, जो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था वो निकल जाएगा, तो फिर ये फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स। कुछ समझा? तो मान लो किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया, तो तुम क्या सोचोगे, इसका रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? अब ब्लॉक किसकी वजह से हुआ? किसी ने उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया था। कौन है वो? और वो पंप में क्या होता है? जो पंप के अंदर से केमिकल निकलेगा एंटीहिस्टामिनेज, वो किसको खत्म करेगा? इसीलिए हिस्टामाइन आप पकड़ सकता है क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है क्या? इसीलिए उसके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है वो रिलीज हो जाते हैं और वो फिर से एक बार सांस ले सकता है। समझा? पक्का? मान लो किसी को अस्थमा का अटैक आया और उसको वो फुसफुस मिला ही नहीं उसका, फिर क्या होगा? टाटा बाय बाय हो जाएगा उसका, आप कुछ नहीं कर सकते। समझे? क्या अस्थमा समझा? दूसरा एम्फिसीमा। क्या नाम है डिसीज का? क्या नाम है? ओके। एम्फिसीमा में लिखा हुआ है क्रोनिक। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब देखो दो टाइप की बीमारी होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। एक होती है एक होती है देखो ध्यान से सुनो, तुमने देखा होगा शुगर के पेशेंट बोलते हैं मेरे को 2 साल से शुगर है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बोलते हैं मेरे को 10 साल से बीपी है, बोलते हैं ना ऐसे। तुमने कभी ऐसा सुना है किसी को कि मेरे को 2 साल से हार्ट अटैक है? नहीं सुना ना? नहीं सुना। 2 साल से सर्दी हो रही है? नहीं सुना ना? 2 साल से टाइफाइड है? सुना ऐसा? क्योंकि अलग अलग टाइप की बीमारी रहती है। कुछ बीमारी, हाँ ये ज़रूर सुन सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि मेरे को 10 साल से एड्स है, बिल्कुल वो है क्रोनिक डिसऑर्डर। इसका मतलब अलग अलग बीमारी अलग अलग टाइप की है, तो हमने उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक लॉन्ग टर्म डिसीज जो लंबे समय तक रहती है, एक शॉर्ट टर्म डिसीज। लॉन्ग टर्म डिसीज के अंदर ऐसी बीमारी आती है जो बहुत दिनों तक चलती है, और शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म के लिए वर्ड है एक्यूट, जो यहां लिखा नहीं है। मान लो अगर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, इतना लंबा अगर बीमारी चल रही है तो ये कौन सी डिसीज होगी? क्रोनिक डिसीज। समझ में आया? तो एम्फिसीमा कैसी बीमारी है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? अब ये क्यों हो गया? अस्थमा के टाइम पे हमने पूछा था ये क्यों हो गया, तो वो तो बिना बात की हो गया था, है ना? चाहे पर्सन कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो एलर्जी है, उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो एम्फिसीमा क्यों हो गया? एम्फिसीमा बेसिकली आमतौर पे होता है स्मोकिंग की वजह से। देखो वहां लिखा है सिगरेट स्मोकिंग, लास्ट लाइन में दिख रहा है। ओके, अब जनरली धुएं की वजह से होता है, स्मोक की वजह से। तो जैसे पहले ऐसे एलपीजी सिलेंडर नहीं थे सब घर में, लकड़ियों पे खाना बनता था ना, तो चूल्हे पे लकड़ियाँ जला के तो उसमें जो धुआं निकलता था वो भी तो लंग्स में जाता था ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे मतलब आग जलाई जाती है, धुआं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी धुआं है, स्मोक है, उसकी वजह से एम्फिसीमा हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली एम्फिसीमा अगर होता है तो होता है स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, तो कौन सी स्मोकिंग? सिगरेट स्मोकिंग। समझ में आया? अच्छा, चलो इतना तो समझ गया कि ये बीमारी होती किसकी वजह से है। ठीक है, किसकी वजह से होती है?
अच्छा, क्या ये छोटी मतलब शॉर्ट टर्म डिसीज है या लॉन्ग टर्म डिसीज है? यस, तो इसीलिए क्रोनिक डिसऑर्डर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्फेक्शन कहाँ करती है? जैसे कि अस्थमा के टाइम पे हमने देखा था इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे? ब्रोंकाई एंड ट्रकिया में हो रहा था क्या? एल्वियोलाई में हो रहा था क्या? वैसे ही यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर डैमेज होता है। यहाँ पे डैमेज हुआ था, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ था। वर्ड याद रखेंगे? अब देखो, तो डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज, जो एल्वियोलस की वॉल थी वो डैमेज हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो एल्वियोलस की वॉल किस चीज से बनी है? स्क्वैमस इपिथेलियम से। किससे बनी है? और स्क्वैमस इपिथेलियम से बनी हुई एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई। क्या हो गई? या इन्फ्लामेशन हुआ?